Good morning, guys. Welcome to Prayaga TI channel. Today we will discuss about the how the independent states which were been established after the decline of Mughal Empire. मतलब कि माइटी मुगल एम्पायर के खत्म होने के बाद वो स्टेट्स जो वहाँ पे एस्टेब्लिश हुए, हमने बताया था कि जैसे ही माइटी मुगल्स का डिक्लाइन होता है, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, बहुत ही वीक रूलर्स रूलिंग में आते हैं मुगल एम्पायर के, और उसके कारण बहुत से इंडिपेंडेंट स्टेट का ओरिजिन होता है। तो आज हम उस इंडिपेंडेंट स्टेट्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन कौन सा इंडिपेंडेंट स्टेट कहाँ कहाँ पे हुआ था और उसको स्टेबल करने वाले कौन कौन लोग थे। ठीक है, इसके पहले कल के वीडियो में हमने आपको बताया था सिख रिवॉल्ट के बारे में और बंदे बहादुर के बारे में। तो हम उसको थोड़ा सा मिस्टेक को अपना सुधारना चाहेंगे। कल शायद हमने जल्दीबाजी में, मैं बाद में वीडियो देखा इसकी रिकॉर्डिंग, तो मुझे लगा कि मैंने गलती की है। असल बात होता क्या है कि वक्त बहुत कम होता है, छोटे वीडियोस हमें बनाने रहते हैं, उस वक्त में जल्दी बोलने के चक्कर में चीज़ें थोड़ी सी मिसप्लेस हो जाती हैं इधर उधर। तो कल हमने आपको बताया था कि बंदे बहादुर ने एक बार 1708 में अटैक किया था और उसकी डेथ 1718 में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। 1708 में ही बंदे बहादुर का रिवॉल्ट जो था वो खत्म हो चुका था। 1708 में ही बंदे बहादुर की डेथ हो चुकी थी। अब बंदे बहादुर कौन था? तो सिख रिवॉल्ट, सिख क्लेम का एक रिवॉल्टिस्ट था। ठीक है ना, हुआ क्या कि गुरु गोविंद सिंह ने सिख क्लेम को एक रिवॉल्टिस्ट ग्रुप में चेंज कर कन्वर्ट कर दिया। वो किस लिए? तो अपने रिलीजन को, अपने सिख को बचाने के लिए। ठीक है, तो उस बाद में 1708 में अटैक करता है वो। 1708 में बादशाह आलम फर्स्ट रहता है रूलर मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर का हेड जो रहता है वो कौन रहता है? वो शाह आलम फर्स्ट रहता है। तो 1708 में बंदे बहादुर की डेथ हो गई। 1718 में जो डेथ होती है एक्चुअली वो जाट रूलर की रहती है, चूड़ामन। जाट रूलर चूड़ामन की डेथ होती है 1708 में। उसके बाद जाटों का जो कॉन्स्पिरेटी या जाटों का जो बार बार रिवॉल्ट होता रहता है, वो कहीं ना कहीं उसके बाद डेथ भी चूड़ामन के डेथ के बाद खत्म हो जाता है। तो 1718 में चूड़ामन की डेथ होती है। ठीक है, पहले ये हमें बताना था। लेकिन आज हम इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करेंगे, कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे। तो देखिए, हम सबसे लास्ट में हम बंगाल की बात करेंगे, क्योंकि फिर बंगाल से ही बंगाल की बात करते ही करते उस डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे ही अपना आधिपत्य जमाया था। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ही अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में लिया था। तो इसलिए हम सबसे पहले बंगाल की बात करेंगे, लास्ट में बंगाल की बात करेंगे, कि उसी से डिस्कशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। शुरुआत में हम छोटे छोटे मतलब और भी स्टेट्स जो डिस्कवर हुए थे, जिनकी डिस्कशंस बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे पहला हमने बताया था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का डिस्कशन, हैदराबाद की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो हैदराबाद की स्टैब्लिशमेंट करने वाले थे आपके किलिच खान। किलिच खान, ठीक है, किलिच खान। अब किलिच खान कौन था? तो किलिच खान ही था आपका निजाम उल मुल्क। इसी को निजाम उल मुल्क भी इन्हीं का नाम था, निजाम उल मुल्क। और ये था कौन? वजीर था। किसका वजीर था? आपको याद होगा, मोहम्मद शाह का, वजीर ऑफ मोहम्मद शाह। ठीक है, वजीर ऑफ मोहम्मद शाह, बाजार ऑफ मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह का वजीर था, मोहम्मद, बाजार ऑफ मोहम्मद शाह। ठीक है, वजीर ऑफ मोहम्मद शाह। आपको याद होगा कि यही वो वजीर है मोहम्मद शाह का, जिसने हेल्प की थी मोहम्मद शाह की सैयद ब्रदर्स को किल करने में। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स को किल करने में ये मदद करता है। तो उसके बाद इसको वजीर बना देता है मोहम्मद शाह। लेकिन वजीर मोहम्मद शाह का थोड़ा सा इसके साथ दिक्कत हो जाती है, मतलब बाद में जाके थोड़ी सी इसकी दिक्कतें हो जाती है। उसमें कारण क्या रहता है इसके डेथ का? सबसे पहले देखिए हैदराबाद को स्टेबल करने के लिए सबसे पहली जो कोशिश की गई थी कि एक डेक्कन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेब्लिशमेंट किया जाता, वो था जुल्फिकर खान। ठीक है, जुल्फिकर खान वही आदमी था जिसकी हेल्प से जहांगीर शाह मुगल एम्पायर में मुगल एम्पर बना था। याद आ रहा है कि हमने बताया था कि उसके बाद शाह आलम फर्स्ट के बाद जहांगीर शाह इंडिया रूलर बनता है। और जहांगीर शाह कौन, मतलब जहांगीर शाह जब रूल करता है तो उसकी हेल्प कौन करता है? जुल्फिकर खान। जुल्फिकर खान ही पहला आदमी था जो 1712-13 में उसने इस बात की, मतलब बात कहनी स्टार्ट की थी, या इस बात का सपना देखा था कि डेक्कन में एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्टैब्लिशमेंट की जाए। लेकिन 1713 में जुल्फिकर खान की डेथ हो जाती है, तो फाइनली ये ड्रीम ही रह जाती है। उसके बाद जब हमारा फिर फर्रुख शियार रूलर बनता है, फिर फर्रुख शियार के बाद हमारे मोहम्मद शाह आते हैं। मोहम्मद शाह में निजाम उल मुल्क का वजीर बनता है किलिश खान, जिसकी जो मदद करता है फर्रुख शियार की डेथ करने में।
आई बात समझ में। उसके बाद क्या होता है कि उसकी डेथ के बाद जो मुगल एम्परर रहते हैं मतलब मोहम्मद शाह रहते हैं, वो कहते क्या है कि उसने एक का नाम रहता है मुबारक खान, मुबारक खान को वहाँ का वाइसराय घोषित कर देता है। कहाँ का? हैदराबाद का। ठीक है, इस बात से प्रॉब्लम हो जाती है निज़ाम उल मुल्क को, क्योंकि निज़ाम उल मुल्क चाहता था कि वो वहाँ जाके एक इंडिपेंडेंट स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट करे। ठीक है, तो क्लिच खान कौन था? सॉरी, क्लिच खान तो नहीं था, नाम था मुबारिज खान। ठीक है, मुबारिज खान, मुबारिज खान was मुबारिज खान was was declared मुबारिज खान was declared वाइसरॉय। आप डिक्लेयर्ड की जगह अपॉइंटेड भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया डिक्लेयर्ड वाइसरॉय ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद बाय मुगल एम्परर। ठीक है, मुगल एम्परर ने क्या किया कि हैदराबाद का हैदराबाद के हाँ मुगल एम्परर ने क्या किया, हैदराबाद का वाइसरॉय के उसको बना दिया आपका मुबारिज खान को। तो इस बात को लेके थोड़ी सी खफा हो गया कौन? निज़ाम उल मुल्क। और निज़ाम उल मुल्क ने फिर भी डिसाइड किया कि वो वहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट स्टेट को स्टेबल करेगा, और फाइनली ही गेट इनटू द वॉर विद मुबारिज खान। ठीक है, वो क्लिच खान क्या कहता है, मुबारिज खान पे अटैक कर देता है, और 1725 में द बैटल ऑफ सकर खेड़ा, बैटल ऑफ सकर खेड़ा में 1725 में क्लिच खान मुबारिज खान को हराता है और किल कर देता है। और वहां से हैदराबाद की एक स्टेबल मतलब हैदराबाद की एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्टेबल हो जाती है। मुबारिज खान को किल करने के बाद वो अपने आप को असफ जहाँ की टाइटल देता है, इसीलिए कहा जाता है कि असफ जहाँ वाज द क्लेन ऑफ निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, तो इसके पहले निज़ाम उल मुल्क के हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है कि इसके पहले वो किस क्लेम से आता था। तो बाद में इसने उसमें असफ जहाँ क्लेम दे दिया गया। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निज़ामुल मुल्क क्लिच खान या क्लिच खान मुबारक निज़ामुल मुल्क की एक क्लेम कौन सी थी? तो याद रखिएगा निज़ामुल मुल्क की जो क्लेम थी अशफ जहाँ क्लेम थी, और उसने अशफ जहाँ क्लेम अपने आप को टाइटल दिया था मुबारिज खान को हराने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद ही मतलब क्लिच खान। ठीक है, क्लिच खान, क्लिच खान कौन? ही क्लिच खान डिफीटेड किसको? डिफीटेड मुबारिज खान, मुबारिज खान, मुबारिज खान इन बैटल ऑफ सकरखेड़ा, इन बैटल ऑफ याद रखिएगा बैटल ऑफ सकरखेड़ा, बैटल ऑफ सकरखेड़ा, बैटल ऑफ सकरखेड़ा इन 1925, इन 1925। ठीक है, याद रखिएगा 1925 में, 1925 में डिफेंड करता है। उसके बाद ही टुक द टाइटल ऑफ, उसके बाद ही टुक द टाइटल ऑफ, ही टुक द टाइटल ऑफ असफ जान, असफ, असफ जान। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि असफ जान की टाइटल ले लिया था किसने? क्लिच खान ने। तो यही इसकी क्लेम भी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि असफ जाह की क्लेम कौन सी है, तो असफ जाह की जो क्लेम है वो कौन सी है? आपकी असफ जाह, सॉरी क्लिच खान की जो क्लेम का नाम है वो असफ जाह है। तो ये हमारी बात हो गई हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद की हो गई। दूसरा देखिए जो इंडिपेंडेंट स्टेट, एक प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट स्टेट था, वो था हमारा अवध। ठीक है, अनदर वाज द अवध। दूसरा कौन था हमारा? देखिएगा अवध था, अवध। ठीक है, अवध भी एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट था। अलग अवध के इंडिपेंडेंट स्टेट की मतलब किसने डिस्कवर किया था? तो शादात खान ने। ठीक है, स्टेबल बाय एस्टेब्लिश बाय कौन? सादात खान। नाम याद रखिएगा सादात खान, सादात खान जिसको कहा जाता था, इसका एक और नाम था, सादात खान को ही हम कहते थे बुरहान उल मुल्क, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज। ठीक है, क्या? बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल, बुरहान उल मुल्क। आगे मैं समझ में। तो इस्टेब्लिश बाय शादात खान ऑल्सो नोन एज बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क ने के नाम से इसको जाना जाता था। ये
हुआ क्या कि शदाब खान कौन था, वो मुगल एम्परर का ही एक मनसबदार कहा जा सकता है, हाँ, या जागीरदार कहा जा सकता है, मतलब एक अवध का मनसबदार था। हुआ क्या कि शदाब खान जो था वो सैयद ब्रदर्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में मोहम्मद शाह का साथ दे दिया था इसने। सैयद ब्रदर्स की कॉन्स्पिरेसी हुई थी डेथ की, किसके साथ मदद करके, निजाम मुगल के साथ। तो सैयद ब्रदर्स की कॉन्स्पिरेसी में शदाब खान ने हेल्प किया था। तो इसलिए हुआ क्या कि उसको ज़्यादा मनसब मिलने लगे, उसको ज़्यादा रेवेन्यू सपोर्ट मिलने लगा एम्परर से। और फाइनली जब उसको ज़्यादा, उसके पास पैसे ज़्यादा हो गए, उसके पास लॉयल्टीज लोगों की ज़्यादा हो गए, तो फाइनली उसने अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, तो दैट वाज द नवाब ऑफ अवध। तीसरा देखिए बंगाल। बंगाल की बात मैं आपसे बोला हूँ कि बंगाल की बात हम लोग क्लास में करेंगे, क्योंकि बंगाल का डिस्कशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद देखिए मैसूर। मैसूर साउदर्न इंडिया में, ये छोटे छोटे वो स्टेट्स थे जो कि हमारे 18th सेंचुरी में ओरिजिन हुए। ठीक है, इसके पहले और भी मतलब इनके पहले भी रूलिंग्स थी, किंगडम्स थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाते थे, क्योंकि पूरे लार्जर एरिया पे तो मुगल एम्परर ने कब्जा जमाया हुआ था। तो मुगल एम्परर्स के कब्जा के सारे, या मुगल के खिलाफ होने वाला कोई था नहीं, ज़्यादा किसी के पास इतनी क्षमता थी नहीं कि मुगल के खिलाफ जा सके। तो ये किंगडम्स पहले भी थे, लेकिन ये किंगडम इतने ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं थे। बात समझ आ रही? बाद में ये किंगडम्स क्या होता है, एक्सप्लोर हो जाते हैं, बाद में किंगडम अपने आप को एक पावरफुल रूलर की तरह स्टेबल करते हैं। तो मैसूर भी उसी में से एक साउदर्न इंडिया का स्टेट था, जो कि 18th सेंचुरी में उभर के आया। अब देखिएगा 18th सेंचुरी में जब मैसूर उभर के आता है, तो ऐसा नहीं है कि मैसूर के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स है। मैसूर के डायनेस्टी के पास बहुत से छोटे छोटे हिंदू रूलर्स थे, जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ की और आपस में सक्सेशन की वॉर कंटिन्यूअस चलती रहती थी। फाइनली वहाँ पे जो एक मजबूत रूलर आता है, वो आता है हैदर अली। ठीक है, हैदर अली, जिसने हैदर अली आते हैं, हैदर अली। हैदर अली ये एक स्ट्रॉन्ग रूलर होते हैं। हैदर अली एक स्ट्रॉन्ग रूलर होते हैं जो कि ब्रिटिशर्स से बहुत बार इनकी लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि हैदर अली एक स्ट्रॉन्ग रूलर होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा किंगडम फैला लिए थे या बहुत मजबूत रूलर थे जो बहुत शांति से इनका किंगडम भी था। नहीं, इनकी जो पूरी लाइफ थी वो कंटिन्यूअसली ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने में, अगल बगल की डायनेस्टीज, मराठास डायनेस्टी थी वहाँ पे बगल में, निजाम्स थे हैदराबाद के, उनसे लड़ने में पूरा समय इनका व्यस्त रहते थे। ये पूरे समय उसी चीज़ों में व्यस्त रहा करते थे। एक बहुत ही एफिशिएंट, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हैदर अली वाज द वेरी एफिशिएंट रूलर। और इन्होंने ही, हैदर अली ने ही दिंदीगुल में एक आर्म्स फैक्ट्री, ठीक है, आर्म्स फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट की थी, क्योंकि इनको पता था जब ये रूलिंग करने आते तो बहुत ही एफिशिएंट आदमी थे। इनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हम ब्रिटिशर्स के तभी हम ब्रिटिशर्स का सामना कर सकते हैं जब हमारे पास ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में वेपन्स हो, उनकी आर्मी की तरह हमारे पास डिसिप्लिन आर्मी हो। तो इन्होंने भी एक आर्म्स फैक्ट्री डिंडीगुल की फ्रेंच की मदद से लगाया, फ्रेंच विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। उसके बाद इन्होंने अपनी आर्मी को भी वेस्टर्न पैटर्न पे ट्रेन करना स्टार्ट किया, ताकि ये अपने आप को, और थे भी बहुत एफिशिएंट। अब सोचिए कि इन फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर और सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर में ब्रिटिशर्स को इनसे लड़ने के लिए, हैदर अली से लड़ने के लिए सारी कॉन्फेडरेसी करनी पड़ी। मराठास, निजाम और ब्रिटिश तीनों एक साथ आए इनकी डायनेस्टी से लड़ने के लिए, मतलब इनसे लड़ने के लिए हैदर अली से। बाद में इनके हैदर अली की कैंसर से डेथ हो जाती है सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर के समय। फिर इनके जो सन रहता है, इनका जो सन बहुत ही एफिशिएंट सन इनका होता है, टीपू सुल्तान। इनका सन कौन रहता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, जिसको क्या कहा जाता है? बंगाल और टाइगर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को आपने जरूर सुना होगा कि टाइगर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो एक बहुत एफिशिएंट, ये भी बहुत एफिशिएंट रूलर थे। हैदर अली की सक्सेशन को बहुत ही अच्छे से आगे लेके गए ये। तो कंटिन्यूसली ये वॉरफेयर में थे ब्रिटिशर्स से, मेरे कहने का मतलब ये था। अच्छा, इनकी डायनेस्टी कौन सी थी? तो वोडेयार डायनेस्टी थी, ठीक है, वोडेयार डायनेस्टी का इनको कहा जाता है। वोडेयार डायनेस्टी के थे, हिंदू डायनेस्टी थी ये, हिंदू बेसिकली हिंदू डायनेस्टी थी, ठीक है, हिंदू क्लेम थी वोडेयार्स। तो ये हमारा मैसूर का एस्टेब्लिशमेंट होता है फाइनली। उसके बाद देखिए एक और इंडिपेंडेंट स्टेट जो 18th सेंचुरी में निकल के आता है, वो है हमारा केरला,
ठीक है। बाकी देखिए हम टीपू सुल्तान के बारे में, हैदर अली के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हम बैटल ऑफ मैसूर पढ़ेंगे। अभी हम केवल उन ब्रीफ उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को आपको बताना चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट उस समय फ्रेगमेंट हो गए, जब देश का फ्रेगमेंटेशन हुआ था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद। तो केवल हम उन फ्रेगमेंट्स को आपको दिखाना चाहते हैं, एक बार अवगत कराना चाहते हैं कि कौन कौन से फ्रेगमेंट्स निकल के आए थे। बाद में हमको इन सारी की डिस्कशन करनी है, बंगाल की डिस्कशन करनी है, हमको आपके इसकी मैसूर की बहुत ही डिटेल डिस्कशन करनी है, मराठास की बड़े डिटेल डिस्कशन करनी है। तो सब कुछ हमें मिलेगा बाद में, ठीक है। टीपू सुल्तान, हैदर अली फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन उनके एरिया का, मैसूर का दे रहे हैं, जो 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में जो नए फ्रेगमेंट्स उभर के आए, ठीक है। उसके बाद देखिए केरला का भी, केरला का इंडिपेंडेंट स्टेट की होती है। केरला भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट 18वीं सेंचुरी में निकल के आता है। इसको स्टैब्लिश करने वाले कौन होते हैं? मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा, ठीक है। मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा ने इसको केरला के इंडिपेंडेंट स्टेट की स्टैब्लिशमेंट की और त्रावणकोर को अपना एंड मेड त्रावणकोर एज अ कैपिटल। कैपिटल क्या था इसका? त्रावणकोर, ठीक है। त्रावणकोर इसका इंडिपेंडेंट था। इन्होंने भी वेस्टर्न प्रोसेस पे, मतलब वेस्टर्नाइजेशन पे काम किया था। वेस्टर्न प्रोसेस से इन्होंने डेवलपमेंट पॉलिसीज केरला में बहुत सी चलाई थी, बहुत सी डेवलपमेंट इन्होंने केरला में किया था और काफी डेवलप किया केरला के स्टेट को, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर मैंने बताया कि जाट्स थे दिल्ली के आसपास के एरिया में, जो जाट्स डायनेस्टी थी, ये दिल्ली के आसपास की एरिया की बात थी, ठीक है। दिल्ली के आसपास एरिया में, पेरिफेरी एरिया ऑफ दिल्ली में जो वहाँ के पीजेंट्स ग्रुप थी या फिर वहाँ का एग्रीकल्चर ग्रुप था, जो फार्मर्स ग्रुप था, वो हमेशा बाद में औरंगजेब की पॉलिसीज से परेशान रहता था। तो धीरे धीरे उसने जैसे जैसे देखा कि मुगल एम्परर वीक हो रहे हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी। बहुत से जाट रूलर आए, चूड़ामल जाट रूलर था जिसकी डेथ 1718 में होती है, मैं अभी बता रहा था। लेकिन जो सबसे अच्छा, जो स्टेबल, मतलब गवर्नमेंट या सबसे कह सकते हैं स्टेबल जो जाट्स का कुछ अगर होता है तो वो होता है अंडर दी आपका सूरजमल। जाट रूलर, वेरी एफिशिएंट रूलर वो सूरजमल, जो उसके स्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्लेन आती है सिख की। सिख का भी रिवोल्ट होता है। सिख का रिवोल्ट क्या था मैं 12 बता चुका हूँ, वंदे बहादुर और उसमें एक चीज और आपको बताएंगे कि जो सिख जो बेसिकली डेथ हो जाती है जब 1708 में वंदे बहादुर की, तो सिख क्लेम टोटली डिवाइड हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है, 12 मिसल्स में डिवाइड होता है। 12 मिसल, 12 मिसल में सिख डायनेस्टी जो होती है वो 12 मिसल में डिवाइड होती है। अब 12 मिसल अलग अलग सब अपने टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे, सब अपने पावर के लिए लड़ रहे थे। तो आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होने के कारण वो इतने बहुत ही मजबूत कॉम्पिटिटर किसी एक्सटर्नल अफेयर पे नहीं रहते, वो इंटरनली इतने डिस्टर्ब रहते हैं कि किसी एक्सटर्नल फ्रंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग किसी के लिए कंपटीशन का वो थे नहीं है, ठीक है। लेकिन बाद में एक सिख रूलर आते हैं रंजीत सिंह। रंजीत सिंह को एक बहुत ही बड़ी वो क्रेडिट दी जाती है सिख को स्टेबल करने में, सिख डायनेस्टी को एटेम्प्ट करने में, जो कि बहुत बड़ी बाद में बहुत बड़ा एरिया पंजाब, हरियाणा, उधर पाकिस्तान में जो पंजाब था वो पूरा एरिया सिख के अंदर आता था। इनफैक्ट रंजीत सिंह के समय में इनकी जो टेरिटरी थी वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, अफगानिस्तान के बॉर्डर से लड़ती थी सिख की टेरिटरी। लेकिन ये हुआ था जब रंजीत सिंह आए तब। रंजीत सिंह ने क्या किया कि रंजीत सिंह आते ही, रंजीत सिंह, ठीक है, रंजीत सिंह ने इस सारे मिसल को, 12 मिसल को एक कंबाइन किया, एक यूनिटी बनाई 12 मिसल में। और ये जिस मिसल से आते थे उस मिसल का नाम था सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल, ठीक है, सुकर चकिया मिसल। तो राजा रंजीत सिंह आते हैं जो सुकर चकिया मिसल के थे ये, और इन्होंने सारे मिसल को एक, मतलब जितने भी पंजाब के मिसल थे उन सबको एक मतलब एक यूनाइट किया और एक सिख किंगडम बनाया। और उसके बाद बहुत बड़ा किंगडम, फिर सिख के जैसे ही राजा रणजीत सिंह की डेथ होती है फाइनली फिर से ये डिसफ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंडिपेंडेंट किंगडम उभर के आया था वो मराठास था। मराठास के बाद में आपने भी बहुत सुना होगा इसकी कहानियां, मतलब फिल्म बहुत आ चुके हैं। मराठास जो थे वो मुगल्स के अगले हकदार माने जाते थे, कि मुगल्स के बाद जो कोई एक ऐसा पावर इंडिया में है जो ऑल इंडिया पावर बन सकता है, मतलब इंडिया के रूलर जो बन सकते हैं, भारत के शासक बन सकते हैं, वो मराठास थे। मराठास अंडर द पेशवास ऑफ बाजीराव फर्स्ट, जो कि बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे। ऑलमोस्ट इन्होंने
बाजीराव उन्होंने लगभग इंडिया के हर लगभग टेरिटरीज इंडिया की बहुत दूर तक फैला दी हुई थी। लगभग सारे बैटल्स उन्होंने अपने जीते थे। आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म भी देखी होगी, उसी में बाजीराव की कहानी दिखाई गई है। तो उसी बाजीराव की बात हो रही थी जो छत्रपति शाहू जी के अंडर में काम करते थे, शाहू के नाम पे ये लोग लड़ा करते थे। और हुआ क्या कि बाद में 1700 लेकिन मराठास बहुत मजबूत हो रहे थे बाजीराव के अंदर, लेकिन इनकी सारी मजबूती या इनकी सारी पावर को चैलेंज किया किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। 1761 द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज द ड्रामेटिकली चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसीलिए इसको कहा जाता है कि 1761 का वॉर लड़ा तो गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, लेकिन वो एक डिसिसिव, बहुत ही डिसिसिव वॉर थी। 1761 एक ऐसा वॉर था जहाँ पे बंगाल पे लगभग ब्रिटिशर्स कब्जा जमा चुके थे। लगभग वर्चुअली देखा जाए तो उनका हर पावर पूरी तरीके से वो बंगाल जैसे प्रॉस्परस स्टेट पे अपना कब्जा जमा चुके थे। वो साउदर्न स्टेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे 1761 में। और उस समय 1761 या इंडिया में कोई जो एक ऐसा रूलर जो अकेले कर सके, क्योंकि देखिए बड़ी क्लियर सी बात थी कि इंडियंस के रूलर में यूनिटी तो थी नहीं, लेकिन मराठा ही एक ऐसे उस समय इंडिया में रूलर थे जो कि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं कंपटीशन दे सकते थे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने लायक जो थे वो केवल मराठास थे। लेकिन 1761 में जब वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं, पूरी चीजें ड्रामेटिकली चेंज होते हैं। वो अपने बहुत बड़े लीडर बाजीराव को वहां पे हारते हैं। उसके बाद रघुनाथ राव इस शौक से डेथ हो जाती है उनकी, तो बहुत से लोगों को वो इस बैटल में हार जाते हैं, मतलब लॉस कर जाते हैं, खो देते हैं। और इस बैटल में लूज करने के बाद उसके बाद मराठा पावर बहुत कमजोर होने लगती, लेकिन बाद में दौलत राव सिंधिया और महाबजी सिंधिया के अंडर में फिर ये अपने आप को रीगेन करते हैं 10-20 सालों तक। फिर ये ब्रिटिशर्स को कंपटीशन तो अच्छा देते हैं, लेकिन जिस तरीके का ये सोचा गया था कि वो ब्रिटिशर्स को इरेडिकेट करके ऑल इंडिया पावर बनेंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट बाद में नहीं हो पाती है मराठास की। तो इसीलिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को बहुत ही डिसिसिव वार हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मराठास था। अब देखिए अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल। कैसे बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट क्या मोइना मिल्क ने किया, और वो वहाँ का गवर्नर था। बाद में वहाँ का वो बनता है, बाद में वो 1727 में शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, एंड सरफराज खान के बाद जो मेन रूलर आता है वहाँ का अली वर्दी खान, जिसने अपने आप को टोटली इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और वो मुगल एम्पायर को टैक्स और रेवेन्यू जो देता था वो भी देना बंद कर दिया। उसके बाद दे बिकम नाम, उसके बाद वो नवाब ऑफ बंगाल कहे जाने लगे। ठीक है, उसके पहले वो केवल मुगल एम्पायर के वहाँ के मनसबदार कह सकते होते थे, जो अगर मनसबदारी सिस्टम की बात करें तो उसके बाद कहानी अली वर्दी खान से आगे बढ़ती है, एंड देन फिर सिजाउद्दौला एंड ऑल की बात होगी। तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में बंगाल के एस्टेब्लिशमेंट पढ़ेंगे, और यहीं से हम पूरे डिस्कशन स्टार्ट करना जाएंगे कि ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे एक्सटेंड किया, कैसे वो इंडिया में स्टेबल हुए, और फाइनली वी आर मूविंग इनटू द इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो इतना बैकग्राउंड था ये पूरा मुगल्स के डिक्लाइन का, और इस तरह उस समय का ये पॉलिटिकल सिचुएशन था। क्या था पॉलिटिकल सिचुएशन? अगर छोटी से 2 लाइनों में बात की जाए तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन की पूरी कंट्री फ्रेगमेंट हो चुकी थी। हर इंसान केवल अपनी पावर के लिए लड़ रहा था, कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करने को तैयार नहीं था कि हम एक होकर इंडिया के लिए लड़े, क्योंकि फॉरेन पावर्स आ चुकी थी, डच आ चुके थे, फ्रेंच आ चुके थे, पोर्तुगीज आ चुके थे, ब्रिटिशर्स आ चुके थे। इनफैक्ट वो चारों भी इंडिया के लिए ही लड़ रहे थे आपस में। लेकिन उस समय भी अगर लगभग 1760 से लेके 1800 के बीच में अगर मराठास ने, निजाम्स ने, साउदर्न इंडिया की मैसूर डायनेस्टी ने अगर यूनिटी दिखाई होती तो शायद ब्रिटिशर्स अपने आप को इंडिया में स्टेबल नहीं कर पाता। और इनफैक्ट कभी भी किसी भी रूलर्स ने अगर इंडिया में यूनिटी दिखाई होती तो ब्रिटिशर्स कभी सक्सीड नहीं हुए पाते इंडिया में स्टेबल होने के। ये डिसइंटीग्रेशन ही था जो, और इनफैक्ट उन्होंने अपने आप के एस्टेब्लिशमेंट को इसी बात को कह के जस्टिफाइड भी किया है कि हम तो यहाँ पे रूल करने नहीं आए, तो हम तो केवल टेरिटरीज को अपने कब्जे में इसलिए ले रहे थे ताकि हमारा कॉमर्स का इंटरेस्ट, हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट जो वो बना रहे। तो ये सारे डिस्कशंस हैं, ये हम आगे करेंगे, आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।